सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज़ अच्छी चल रही होगी। आज मैं आप लोगों के लिए जो चैप्टर लेकर के आया हूँ, स्नैपशॉट्स हमारी बुक चल रही है, जिसमें क्लास 11th में हम लोग चैप्टर नंबर 4 का आज फर्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो आज का हमारा चैप्टर होने वाला है एक बहुत ही जीनियस या यूनिक व्यक्ति के बारे में, जिनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा व्यक्ति जब स्कूल में होगा तो उसने किस तरह की परिस्थितियों का सामना किया होगा, इसके बारे में ये चैप्टर है। थोड़ा सा हम उनके पर्सनल नेचर को भी देखते हुए इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ने वाले हैं। तो आप लोग मुझे एक बात बताइए कि कई बार जब एक स्टूडेंट क्लासरूम में पढ़ रहा होता है और एक टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा होता है, तो दोनों के ऑब्जेक्टिव जब सेम होते हैं, दोनों के उद्देश्य जब समान होते हैं, तब पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही सफल हो जाता है। लेकिन कई बार जो टीचर का ऑब्जेक्टिव होता है या एक शिक्षक का उद्देश्य होता है कि उसका विद्यार्थी जाने, और विद्यार्थी का उद्देश्य होता है कि वह भी अन्य किसी बात को जाने, यानी कि वह नहीं जाने जो एक टीचर पढ़ाना चाहता है, उससे अलग उसकी कुछ सोच होती है या उससे अलग उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है एक क्लासरूम के अंदर, एक कक्ष में। तब किस तरह की परिस्थितियों का निर्माण होता है और उस तरह की परिस्थितियों में किस तरीके से एक स्टूडेंट रिएक्ट करता है और एक टीचर रिएक्ट करता है, उसकी थोड़ी सी झलक हमें इस चैप्टर में देखने को मिलने वाली है। तो कई बार बोलचाल की भाषा में हम देखते हैं या अपने आसपास के माहौल में हम लोग देखते हैं कि ये परिस्थितियां कई बार होती है कि एक ही क्रिया से लोगों की अलग अलग अपेक्षाएं होती है, लोगों की अलग अलग उम्मीदें होती हैं। ठीक है गाइस, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं चैप्टर में अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ स्कूल में ऐसा क्या होने वाला है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। पैट्रिक प्रिंगल जो है उन्होंने इस पूरे चैप्टर को लिखा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जिनका जन्म 1879 के अंदर हुआ था, डेथ 1955 में हुई थी, इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट सिंस न्यूटन, यानी न्यूटन के बाद सबसे बड़े भौतिक शास्त्री यानी कि फिजिक्स के जानकार, सबसे महान जानकार जिसे माना गया है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ही हैं। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टाइन, द वेल नोन biographer Patrick Pringle described the circumstances which led to Albert Einstein's expulsion from a German school। और इस फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट के अंदर, यानी कि आगे हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम देखने वाले हैं कि एक यंग यानी कि एक छोटी उम्र के जो आइंस्टाइन है, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, जब छोटी उम्र के थे, स्कूल पढ़ने जाते थे, जो कि बाद में एक वेल नोन बायोग्राफर बने। पैट्रिक पिंगल जो है वो डिस्क्राइब करती हैं, वो इस चीज का वर्णन करती हैं कि कौन सी परिस्थितियां थी जिसके अंदर अल्बर्ट आइंस्टाइन को जर्मन स्कूल से निकाल दिया गया था, यानी एक जर्मन स्कूल में उनकी पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं हो पाई एक बालक के तौर पर या एक बच्चे के तौर पर। तो देखते हैं वो अकाउंट क्या था। इन व्हाट ईयर आइंस्टाइन, अब सीधा यहाँ पे क्या है, अकाउंट ओपन हो गया। अकाउंट ओपन हो गया मतलब क्या है, सीधी स्टोरी स्टार्ट हो गई। स्टोरी का कोई बैकग्राउंड नहीं बताया गया, कुछ भी हमें पता नहीं चला कि कौन पूछने वाला है, क्या पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, क्या स्थिति है। तो यहाँ पे ये है कि एक हिस्ट्री टीचर जो है वो हिस्ट्री पढ़ाते हैं और वो सीधा जाकर के अल्बर्ट आइंस्टाइन से एक सवाल पूछते हैं कि बताओ कौन से साल में ये घटना घटित हुई। अब कौन सी घटना है जिसके बारे में ये सवाल है, आगे देखते हैं। इन व्हाट ईयर आइंस्टाइन, कौन से साल में हुआ था आइंस्टाइन। आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर, इतिहास के शिक्षक ने पूछा, डिड द पर्शियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू, कौन से साल में पर्शियंस ने हरा दिया था फ्रेंच को वाटरलू की लड़ाई में या वाटरलू के युद्ध में। आई डोंट नो सर, और इस पर अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो जवाब देते हैं, मुझे जानकारी नहीं है या मुझे नहीं पता सर। वाई डोंट यू नो, तुम्हें क्यों नहीं पता। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल होता है। जब भी आपसे कोई टीचर पूछता है कि चलो बताओ इसका आंसर बताओ, सर नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्यों नहीं पता, ये बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल है। यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ, तुम्हें कई बार इस सवाल का जवाब बताया जा चुका है, यानी कि पर्याप्त रूप से अक्सर तुम्हें बताया जाता है कि इस सवाल का क्या जवाब होगा। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, शायद मैं भूल गया हूंगा। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, क्या तुमने कभी पढ़ने की भी कोशिश की है खुद से। आस्क्ड मिस्टर ब्राउन, तो मिस्टर ब्राउन जो है वो इससे पूछते हैं। ब्राउन जो है वो हमारे यहां पर आइंस्टाइन के कौन है, हिस्ट्री के टीचर हैं, जो उनसे वाटरलू के युद्ध के बारे में पूछ रहे हैं कि वाटरलू का वह युद्ध जिसमें पर्शियंस ने
फ्रेंच को हरा दिया था वह कौन से साल में हुआ था? इसके जवाब में वो कहते हैं मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? तुम पढ़ाई भी करते हो क्या? कभी कभार पढ़ भी लिया करो, पढ़ाई नहीं करते इसलिए नहीं पता। आस्क्ड मिस्टर ब्राउन, तो ब्राउन ने पूछा। नो सर, नहीं सर, अल्बर्ट रिप्लाइड, अल्बर्ट ने जवाब दिया। विथ हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी, यानी कि अनथिंकिंग ऑनेस्टी कैसा होता है कि ईमानदारी से जवाब दे देना, बिना ज्यादा सोचे समझे, बिना ज्यादा दिमाग लगाए। ठीक है, तो अगर जैसे कई बच्चे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा ब्रंट होते हैं, यानी कि जो उनके मन में होता है फटाक करके बोल देते हैं बिना सोचे समझे, उसकी भाषा का मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखते कि कैसी भाषा में या कैसे शब्दों में बोलना चाहिए, कैसे एक्सप्रेशन होने चाहिए, उस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो यहीं पर ये हुआ कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सीधा नहीं सर जवाब दे दिया कि मैं नहीं पढ़ता। वाई नॉट, तुम क्यों नहीं पढ़ते? उन्होंने पूछा क्या तुम पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते? इन्होंने कहा नहीं सर, मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता। वाई नॉट, तो टीचर पूछते हैं क्यों नहीं पढ़ते? आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, मुझे कोई मतलब की बात नहीं लगती, मुझे कोई पॉइंट की बात नहीं लगती कि मैं तारीखों को याद करूं। यानी कि अगर मुझे पता भी है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ, किसने जीता, कितनी तारीख को हुआ, तो डेट याद रखने से क्या होगा? डेट याद रखने से कोई मतलब नहीं है, ऐसा होने लगता है। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से मैं डेट्स याद रखूं। वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक, क्योंकि कोई भी इंसान जिसे भी अगर तारीख देखनी होगी वो कभी भी किताब खोल करके देख लेगा, याद रखने की क्या जरूरत है? मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट, कुछ क्षण के लिए तो ये बात सुन करके मिस्टर ब्राउन टीचर जो है वो बिल्कुल ऐसे हो गए, चुप। स्पीचलेस का मतलब कुछ बोल नहीं पा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस बात का जवाब कैसे दूं, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बहुत ही लॉजिकल बात बोली थी, भाई तारीखें याद क्यों रखूं, जब भी जरूरत पड़ेगी किताब खोल के देख लूंगा, याद रखने की क्या जरूरत है कि कब क्या हुआ था। तो ये सुनकर के मिस्टर ब्राउन जो है वो हक्के बक्के रह गए, बिल्कुल चुप रह गए। यू अमेज मी आइंस्टाइन, तुमने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, तुमने मुझे चौंका दिया आइंस्टाइन। ही सेड एट लास्ट, अंत में उन्होंने कहा, डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स, क्या तुम्हें नहीं लगता या तुम्हें ऐसा महसूस नहीं होता कि इस हिसाब से तो फिर कुछ भी याद नहीं करना चाहिए? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो अधिकांश चीजों को जब चाहे तब किताब में देख सकता है, तो फिर तो कुछ भी याद करने का मतलब नहीं है। फिर तो मैथ्स में अगर पहाड़े याद करने हैं तो क्यों याद करने? फिर तो अगर अल्फाबेट्स याद करने क्यों याद करने? फिर तो अगर वर्ड मीनिंग याद करने, कुछ भी चीज याद करनी है तो क्यों याद करनी? जब भी जरूरत पड़ेगी किताब खोल के देख लेंगे। तो दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स, और ये चीज हर तथ्य पर लागू होती है, जितने भी फैक्ट्स हैं, जितनी भी सच्ची बातें हैं, उन सब पर यही रूल अप्लाई होता है। यू लर्न एट स्कूल, जो भी तुम स्कूल में पढ़ते हो, यानी कि स्कूल में जितनी भी चीजें तुम पढ़ते हो, जितने भी फैक्ट्स तुम पढ़ते हो, ये तो उन सारी चीजों पे अप्लाई होता है। तो फिर तुम स्कूल ही क्यों आते हो, पढ़ाई क्यों करते हो? मत आओ स्कूल, पढ़ाई मत करो, जब जो चाहिए किताबों में जाके देख लो। यस सर, वो फिर से अनथिंकिंगली, बिना सोचे समझे ब्रंटली बोल देता है, यस सर, हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स, तो मुझे लगता है या मैं ऐसा मानता हूं, यू डोंट सी एनी पॉइंट, तुम्हें कोई मतलब की बात नहीं लगती इन लर्निंग फैक्ट्स, तथ्यों को जानने में या तथ्यों को सीखने में। फ्रेंकली सर आई डोंट, स्पष्ट रूप से खुल के अगर मैं अपने दिल की बात कहूं सर, तो सच में सर मुझे नहीं लगता कि भाई हमें फैक्ट्स को याद करना चाहिए या फैक्ट्स को लर्न करना चाहिए। सेड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा। तो देखो पहले आइंस्टाइन वर्ड आ रहा था, अब अल्बर्ट आ रहा है, दोनों को जोड़ा तो क्या बना, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो ये बात कह रहे हैं। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, तब तो तुम्हें शिक्षा में, एजुकेशन में, जो भी स्कूल में शिक्षा दी जा रही है उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा, तुम उस पर बिल्कुल भी, तुम्हारी कोई आस्था नहीं है, तुम उस पर ट्रस्ट नहीं करते, तुम उस पर विश्वास नहीं करते। ओ यस सर आई डू, अरे नहीं सर, मैं एजुकेशन पे विश्वास करता हूं। अब देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी कि उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या हो सकता है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के दृष्टिकोण से एजुकेशन क्या है और फैक्ट्स को रटना, उसमें क्या अंतर है, इन दोनों चीजों के बीच के अंतर को हम लोग देखेंगे। ओ यस सर, अरे नहीं सर, हाँ सर, आई डू, मैं करता हूं, यानी मैं स्कूल की एजुकेशन या जो एजुकेशन है उसमें विश्वास करता हूं। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन, लेकिन मुझे लगता है कि तथ्यों को याद करना एजुकेशन नहीं है। मेरा विश्वास जो है एजुकेशन में है, लेकिन तथ्यों को याद करना मैं एजुकेशन नहीं मानता या वो एजुकेशन नहीं होती। इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विथ हैवी सार्काज्म, यानी कि कटाक्ष या ताना मारने वाले रूप में हिस्ट्री टीचर जो इससे कहते हैं, फिर तो परहैप्स
यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तब तो शायद ये बहुत ही अच्छी बात होगी, या तुम्हारी दयालुता होगी। दयालुता क्यों बोल रहे, ताना मारते हो? जी साहब आपकी दया होगी। अगर आप इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं उन सबको आप ये बता दो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की क्या थ्योरी है, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उनका क्या सिद्धांत है एजुकेशन को लेकर के, कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है। आपकी बहुत बहुत दया होगी अगर आप पूरी क्लास को ये बात बताएं कि साहब मेरे हिसाब से तो ये होती है एजुकेशन। अल्बर्ट फ्लश्ड, अल्बर्ट जो है वो इस बात से शर्मा गया या शर्मिंदा हो गया। I think it's not facts that matter, but ideas. He said, I don't see the point in learning the dates of battles or even which of the enemies killed more men. I had been more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. बहुत ही अच्छी बात इन्होंने यहाँ पे बोली है कि यहाँ पे कहते हैं I think it's not facts that matter. मुझे लगता है कि तथ्य या सच्ची बातें जो हैं या जो सत्य है उसका इतना महत्व नहीं है, वो मैटर नहीं करता, वह महत्वहीन है। क्यों वह चीज महत्वहीन है आगे बताई गई है। तो फैक्ट कौन से, कितनी तारीख को लड़ी गई, दोनों में से किसने किसके योद्धा ज्यादा मारे, देखो आगे बता रहे हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। ही सेड आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉइंट या कोई भी मतलब की बात है कि मैं युद्ध की जो तारीखें हैं उन्हें याद करूं, और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन, और ना या फिर ये याद करूं कि किस आर्मी ने ज्यादा लोग मारे थे। मान लीजिए 3 या 4 आर्मी थी जो आपस में युद्ध कर रही थी, तो किस आर्मी ने बाकी आर्मीज के ज्यादा लोगों को मारा था। और इवन विच ऑफ द एनिमीज किल मोर मैन, आई हैड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, यानी कि मेरी जो है ज्यादा रुचि ये बात जानने में होगी या ये बात सीखने में होगी, वाई दोज सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर, कि वो सारे के सारे जो सैनिक हैं, वो सारे के सारे जो सोल्जर्स हैं, वो एक दूसरे को मारने की कोशिश या एक दूसरे को मारने का प्रयास क्यों कर रहे थे, वो क्यों एक दूसरे को मारना चाहते थे, क्या कारण था कि वो एक दूसरे की जान के प्यासे थे। मेरी जानने में इच्छा ये है। तो यहां पर एजुकेशन के बारे में वो क्या कहते हैं कि लोगों की साइकोलॉजी क्या है, उनकी सोच क्या है कि वो तलवार लेकर के युद्ध भूमि में खड़े हो जाते हैं एक दूसरे को मारने के लिए। मेरी वो जानने की इच्छा है, ना कि ये जानने की इच्छा है युद्ध कहाँ लड़ा गया, कब लड़ा गया, किस आर्मी ने किस आर्मी के ज्यादा लोगों को मारा। ये सब जानने में मेरी इच्छा या मेरी रुचि नहीं है। ठीक है गाइस, ये वो अपने अकॉर्डिंग बताते हैं। दैट्स इनफ, मिस्टर ब्राउन्स आईज वर कोल्ड एंड क्रूअल। बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ आप। ऐसा कहते हुए मिस्टर ब्राउन जो है उनकी आंखें जो है कोल्ड यानी कि बिल्कुल तिरस्कार से भरी हुई थी, अपमानजनक तरीके से, क्रूअल और उनकी आंखों में निर्दयता नजर आ रही थी कि कोई भी दया का भाव उनकी आंखों में नहीं था। वी डोंट वॉन्ट अ लेक्चर फ्रॉम यू, हमें तुमसे भाषण सुनने की आवश्यकता नहीं है आइंस्टाइन। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, तुम आज इसी कक्षा में एक अतिरिक्त पीरियड और लोगे, यानी कि इसी क्लास में तुम बैठोगे और यहीं पर रुक करके तुम एक एक्स्ट्रा पीरियड आज हिस्ट्री का और पढ़ोगे। ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड, हालांकि मेरी कल्पना यह है या मैं ये समझता हूं कि इससे भी तुम्हारा कोई भला नहीं होने वाला है। इट विल डू यू मच गुड का मतलब इससे तुम्हारी कोई अच्छाई या तुम्हारा कुछ अच्छा नहीं होने वाला। इट वोंट डू द स्कूल एनी गुड, और ना ही तुम्हें यहां रोकने से स्कूल का कुछ ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो बोले कि मेरे को गुस्सा तो आ रहा है, मैं चाहता तो हूं कि तुम्हें 1 घंटा और इसी क्लास में, हिस्ट्री की क्लास में बिठा के रखूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि उससे ना तुम्हारा कोई भला होगा ना स्कूल का कोई भला होगा, इससे किसी का कोई भला नहीं होने वाला। आइदर यानी कि दोनों में से किसी का भी नहीं। यू आर अ डिसग्रेस, तुम एक अपमान हो, तुम एक लानत हो इस क्लास के लिए, इस स्कूल के लिए, या आप कह सकते हो कि तुम एक धब्बा हो इस स्कूल की इज्जत पे। आई डोंट नो व्हाई यू कंटिन्यू टू कम, मुझे नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम क्यों आते रहते हो, तुम क्यों आते हो स्कूल। यहाँ जो पढ़ाया जाता है वो तुम पढ़ना नहीं चाहते और फिर भी तुम लगातार स्कूल आते रहते हो। तो क्यों आते रहते हो तुम स्कूल, क्यों आते हो तुम स्कूल? आए मत करो अगर तुम्हें फैक्ट्स और तथ्य जानने में कोई भी रुचि नहीं है तो। आई डोंट नो व्हाई यू कंटिन्यू टू कम, मैं नहीं जानता कि तुम लगातार स्कूल क्यों आते रहते हो। इट्स ओनली माई विश सर, ये यही मात्र मेरी इच्छा है सर। अल्बर्ट पॉइंटेड आउट,
अल्बर्ट ने इसी बात को पॉइंट आउट किया, इसी बात को इंगित किया कि सर यही बात है, यही मेरी, इट्स नॉट माई विश, मेरी इच्छा ऐसी नहीं है। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ought टू बी ashamed ऑफ योर सेल्फ। तब तुम एक अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल का मतलब होता है, यहां लिखा हुआ है कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब है किए गए उपकारों को ना मानने वाला या किए गए उपकारों का सम्मान ना करने वाला व्यक्ति। तुम बहुत ही कृतज्ञ किस्म के व्यक्ति हो, स्कूल तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है लेकिन तुम्हारे मन में उनके प्रति कोई आभार, कोई धन्यवाद कुछ भी नहीं है, तुम बहुत ही अनग्रेटफुल हो, कृतज्ञ लड़के हो। ought टू बी ashamed ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए, तुम्हें अपने इस व्यवहार को लेकर शर्मिंदा होना चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे, मैं तुम्हें ये राय देता हूं, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम्हें जाकर अपने पिताजी को कहना चाहिए कि मुझे स्कूल पढ़ने नहीं जाना, मुझे इस स्कूल से निकलवा लो या मुझे इस स्कूल से ले जाओ। यहां पर टीचर जो है कहीं ना कहीं उन्हें शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा है, अपमानित करने की कोशिश कर रहा है कि देखो तुम कितना ब्रंटली बोल रहे हो, तुम्हें ये सारी चीजें बोलते हुए भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी खुद पे, तुम कितने कृतज्ञ किस्म के इंसान हो। स्कूल तुम्हारे लिए इतना कुछ करता है, टीचर्स तुम्हें इतनी दिलो जान से और अपनी मेहनत से पढ़ाते हैं और तुम्हारे मन में उनके प्रति कोई आदर नहीं है, कोई आभार नहीं है, कोई धन्यवाद नहीं है। तुम इस तरह के व्यक्ति हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जाओ जाकर के अपने पिताजी से कहो कि मुझे स्कूल से निकलवा लें या इस स्कूल से तुम निकल जाओ, ये मैं तुम्हें राय देता हूं। अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल, अल्बर्ट ने बहुत ही दयनीयता महसूस की कि मतलब कितना मुझे अपमानित कर दिया, यानी कि अल्बर्ट को बहुत बुरा लगने लगा, बहुत ही मिजरेबल, दयनीय स्थिति में वो अपने आप को महसूस करने लगा। व्हेन ही लेफ्ट स्कूल, जब वो स्कूल से निकला, दैट आफ्टरनून, उस दोपहर में, नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, ऐसा नहीं था कि ये एक बुरा दिन था, मोस्ट डेज वर बैड नाउ एनीवे, अधिकांश दिन जो है वो बुरे ही होते हैं अब। यानी कि ऐसा नहीं था कि आज जो एनकाउंटर हुआ है या आज जैसी स्थिति हुई है स्कूल में, ये आज चलो ठीक है, रोज तो जाते हैं, एक सामान्य दिन रहता है, आज का दिन बुरा दिन था। अल्बर्ट यहाँ कह रहा है कि ज्यादातर दिन मेरे साथ ऐसा ही होता है, ज्यादातर दिन जो है, मोस्ट डेज जो है वो बैड डेज ही होते हैं अब। खैर एनीवे, बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन क्योंकि अब उसे वापस उस घृणित स्थान पे, यानी स्कूल की बात कर रहा है, उस घृणास्पद स्थान पे अगले दिन सुबह वापस जाना ही है। तो यहां पर क्या है कि अगर किसी बच्चे से आप पूछो जिसकी स्थिति ऐसी हो कि बेटा स्कूल जाते हो, तो उसका पलट के जवाब ये नहीं आएगा कि हाँ सर मैं स्कूल जाता हूँ या हाँ भैया मैं स्कूल जाता हूँ। वो कहता है मैं जाता नहीं हूँ, मेरे को भेजते हैं जबरदस्ती मेरी जाने की कोई इच्छा नहीं है। वो हेटफुल स्पेस है, यानी कि विद्यालय का ऐसा वातावरण जहां किसी भी विद्यार्थी को प्रतिदिन या तो डांटा जाता है या पीटा जाता है या अपमानित किया जाता है या क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है। आप ये बात निश्चित मान के रखिए कि किसी भी बच्चे की ऐसे स्कूल में जाने की इच्छा नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि जैसे आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट है, एक टीचर की सेल्फ रेस्पेक्ट है, एक प्रिंसिपल की, आपके पेरेंट्स की, एक छोटा बच्चा होता है उसकी भी अपनी एक सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, और वो इतना छोटा है कि वो सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो में अंतर भी नहीं कर पाता। वो किस बात को सेल्फ रेस्पेक्ट पे ले लेता है, किस बात को ईगो पे ले लेता है, और उस स्थान से जुड़े हुए लोगों से और उन लोगों से जो उसे उस स्थान पे भेजते हैं, स्कूल भेजने वाले उसके पेरेंट्स, उनसे भी घृणा करना शुरू कर देता है। हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह मुझे फिर स्कूल जाना है। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे, वो केवल यही इच्छा रखता है कि मेरे पिताजी मुझे यहां से ले जाएं। बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, लेकिन उनसे पूछने का भी कोई मतलब नहीं था। अगर मैं जाके मेरे पिताजी से कहूंगा भी सही कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल से निकलवा लो, या मैं नहीं जाना चाहता वहां, मुझे वहां से ले आओ, तो भी इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ही न्यू वॉट द आंसर वुड बी, वो जानता था कि उसके पिता के क्या जवाब होंगे। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, उसे उसी स्कूल में रुकना होगा, उसी जगह पढ़ना होगा जब तक उसे वहां से डिप्लोमा नहीं मिल जाता। तो जब तक डिप्लोमा नहीं मिलेगा तब तक उसे वहीं पे रहना पड़ेगा। गोइंग बैक टू हिज लॉगिंग्स डिड नॉट चीयर हिम अप,
वो अपने आवास में जहां पर उसका रहने की व्यवस्था की गई थी वापस वहां जाता है, लेकिन वहां जाकर के भी वो प्रसन्न नहीं हो पाता। उसका मन जो है अभी भी दुखी या खिन्न ही रहता है, परेशान ही रहता है। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर दैट अल्बर्ट हैड बीन फाउंड अ रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिक। तो यहाँ पे क्या है, उसके फादर जो हैं वो एक बहुत ही गरीब किस्म के इंसान है। वो बहुत ही, उनके पास बहुत कम पैसा है, लिटिल मनी है टू स्पेयर, जिसे वो बचा के रख सके। दैट अल्बर्ट हैड बीन फाउंड अ रूम, जिससे कि अल्बर्ट जो है उसे एक छोटा सा कमरा मिल सके इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स। पुअरेस्ट क्वार्टर मतलब बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में और बहुत ही कम किराए पे मिल जाने वाले क्वार्टर, यानी कि छोटे घर या छोटे कमरे जो हैं वो किराए पे ले सके। कहां पर? म्यूनिक के अंदर। म्यूनिक एक जगह का नाम है। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कंफर्ट। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर उसका खाना थोड़ा खराब हो या फिर वो जिस जगह रहे वो जगह कंफर्टेबल ना हो, यानी कि आरामदायक ना हो, ज्यादा उसे शान शौकत या आराम वाली जगह नहीं चाहिए। और इवन द डर्ट एंड स्क्वालर, और बल्कि गंदगी, और स्क्वालर का मतलब भी गंदगी होता है। बट ही हेटेड द एटमोस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस, लेकिन उसे जो एटमोस्फेयर है, जो वातावरण है स्लम वायलेंस का, यानी कि स्लम यानी कि झुग्गी झोपड़ियों के वहां पर जो वायलेंस यानी कि हिंसा होती है, उस वातावरण से उसे डर लगता है, उस वातावरण से वह घृणा करता है। तो यहां पर ये क्या कह रहा है कि वो तो वापस घर आ जाता है, घर आने के बाद भी उसका मन शांत नहीं होता, वो अच्छा महसूस नहीं करता। उसके फादर जो है वो एक गरीब आदमी है, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी, बहुत कम पैसा है उनके पास बचाने के लिए, बचा नहीं सकते ज्यादा पैसा, बाकी तो रोजमर्रा के जीवन में खर्च हो जाता है। अल्बर्ट जो है हैड बीन फाउंड अ रूम, उसे एक रूम मिला जो एक बहुत ही पुअरेस्ट क्वार्टर यानी बहुत ही जीर्ण शीर्ण सी अवस्था में, या छोटा सा एक क्वार्टर था उसमें म्यूनिक के अंदर। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था खराब खाने से या लैक ऑफ कंफर्ट से, लेकिन वहां की जो गंदगी थी, गंदगी से भी उसे फर्क नहीं पड़ता था। बट हेटेड, लेकिन उसे घृणा थी उस एटमोस्फेयर से, उस वातावरण से जो झुग्गी झोपड़ियों के यहाँ पे होता है, जो अधिकांशतः वॉयलेंस या फिर हिंसा को दर्शाता है। आसपास के लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज, हमेशा गाली गलौज करते रहने की आवाज, छोटी छोटी या जरा जरा सी बातों में आपस में लड़ लेना, हाथापाई कर लेना, फिजिकल फाइट में इन्वॉल्व हो जाना, इन सारी चीजों से जो झुग्गी झोपड़ियों में होती थी उससे उसे बहुत ज्यादा घृणा थी, या वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। हिज लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, उसकी लैंड लेडी, उसकी मकान मालकिन जो है वो अपने बच्चों को रेगुलरली यानी प्रतिदिन पीटती थी। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड कम ड्रंक एंड बीट हर, और हर शनिवार उसका पति ड्रिंक करके आता था, पी करके आ जाता था शराब इत्यादि, और उसके बाद में उसकी पिटाई करता था। यानी कि वहां पे वायलेंस का जो एक पूरा माहौल बना हुआ था कि जो मकान मालकिन है वो रोज अपने बच्चों को पीटती है और सैटरडे को उसका पति शराब पी के आता है और वो उसको पीटता है। तो ये जो हाथापाई और हिंसा और वायलेंस है उससे उसे घृणा थी। बट एट लास्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन, लेकिन एटलीस्ट कम से कम तुम्हारे पास अपने खुद का एक कमरा है, विच इज मोर देन आई कैन से, जो कि मैं जितना कह सकता हूं उससे ज्यादा है। सेड यूरी, यूरी ने कहा व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग, जब उसने शाम के समय में उसे कॉल किया। एट लास्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स, आखिरकार तुम सिविलाइज यानी कि सभ्य लोगों के बीच में रहते हो। इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, भले ही वे सारे गरीब विद्यार्थी हों। सेड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसकी फ्रेंड जो है यूरी, अब यूरी से इसकी बात चल रही है। अब यूरी जो है वो कहता है कि भाई यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन, तुम्हारा कम से कम खुद का कमरा तो है, विच इज मोर देन आई कैन से, जो कि मेरे पास नहीं है। मेरे पास जो कुछ है उससे तो मैं ज्यादा ही बता सकता हूं कि भाई तुम्हारे पास एटलीस्ट तुम्हारा खुद का कमरा तो है, एटलीस्ट। तो अब इस पे पलट कर क्या कहता है अल्बर्ट आइंस्टाइन कि कम से कम तुम एक सभ्य लोगों के बीच में तो रहते हो, हमारे यहाँ पे जैसे जंगली जानवरों की तरह लड़ते रहते हैं ऐसे लोगों के बीच तो नहीं रहते। इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट, भले ही वे सारे गरीब विद्यार्थी हैं, अल्बर्ट कहता है। अब यहाँ पर यूरी और अल्बर्ट की कन्वर्सेशन है, इनका डिस्कशन चल रहा है आपस में किसी चीज को लेकर के, खास करके जो इनकी सोच है, जिस तरह के माहौल में ये रह रहे हैं उसको आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड, यूरी जवाब देता है
कि वे सभी लोग सिविलाइज्ड नहीं है। सिविलाइज्ड होने का मतलब सभ्यता से जीवन जीने वाले नहीं हैं। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूअल, यानी कि क्या तुमने नहीं सुना कि उनमें से एक जो है, यानी कि पिछले हफ्ते ही दो जनों में द्वंद्व हो गया था, दो जनों में लड़ाई हो गई थी पिछले हफ्ते, उनमें से एक जो है वो मारा गया। तुम तो कह रहे हो कि हमारे यहाँ पे तो क्या है, चिल्ला चूट और वायलेंस मारपीट होती रहती है हमेशा। यूरी को कह रहा था कि तुम तो कम से कम सभ्य लोगों के बीच में तो रहते हो। तो यहाँ पर यूरी पलट के क्या कह रहा है, बोले कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ पे पिछले हफ्ते दो जनों में झगड़ा हो गया था, एक को तो निपटा ही दिया था पूरा, यानी कि किल्ड, उसको जान से ही मार दिया गया था। एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम, और उसका क्या हुआ जिसने हत्या की थी, यानी कि जिस व्यक्ति ने दूसरे को मार दिया उसका क्या हुआ, उसको तो फिर जेल वेल में ले गए होंगे ना, तो उसके लिए पूछ रहा है क्या हुआ। नथिंग, कुछ भी नहीं, ऑफ कोर्स, निसंदेह, ही इज इवन प्राउड ऑफ इट, उसे इस बात पर बहुत ही ज्यादा गर्व है कि मेरा किसी से मुकाबला हुआ, मैं किसी से जाकर द्वंद्व में भिड़ा और मैंने सामने वाले को मार दिया जान से। वो इस बात पर घमंड करता है, इस बात पर गर्व करता है। हिज ओनली वरी इज दैट द ऑथोरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूअल्स, और केवल अधिकारीगण जो हैं, केवल एक ही चीज जिसकी उसे चिंता है, हिज ओनली वरी, यानी कि जिसने हत्या कर दी है उसकी एकमात्र चिंता यह है कि जितने भी अधिकारी लोग हैं उन्होंने उसे कह दिया है कि अब वो और कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता और किसी ड्यूअल फाइट में नहीं जा सकता। ही इज अपसेट अबाउट दिस, वो इसके बारे में निराश है, भैया इसी चीज को लेकर वो दुखी है। बिकॉज ही हैजंट अ सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बैज ऑफ ऑनर। बड़ी अजीब और बड़ी विचित्र बात है, इसको समझेंगे तो देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे, कि उसे बस एक ही चीज का दुख है, ज्यादा दुख उसे किस चीज का है, ही इज अपसेट अबाउट हिज, बिकॉज, क्योंकि वो इस चीज के बारे में क्यों अपसेट है, क्योंकि ये जब फाइट हुई थी ना, इस फाइट में उसके चेहरे पर एक भी ऐसा घाव का निशान नहीं लगा जो आजीवन उसके साथ रहे, यानी कि जीवन भर वो घाव का निशान उसके चेहरे पर लगा रहे और उसे वो एक सम्मान के तबके की तरह पहन सके कि ये सम्मान के, ये कैसे लगे, अरे एक लड़ाई हो गई थी, किसी से झगड़ा हो गया था, हाथापाई के अंदर मैंने उसको जान से मार दिया था, तो उस लड़ाई में मेरे भी ये चोट लग गई थी। तो यानी कि वो उस चोट को शर्मिंदगी से नहीं देखता, उसे सम्मान की एक निशानी मानता है कि मैंने युद्ध किया, युद्ध में सामने वाले को मार दिया और उसमें मुझे ये घातक चोट लग गई। तो यहाँ पे यही कह रहा है, ही हैजंट अ सिंगल स्कार, उसके चेहरे पर एक भी घाव का निशान नहीं था, ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर, टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, जिसे वो जीवन भर अपने चेहरे पर रख सके, एज अ बैज ऑफ ऑनर, एक किसी सम्मान के पदक के समान या सम्मान की निशानी के तौर पर। तो ये जहां पर यूरी रह रहा है वहां पे तो हालात भैया और ज्यादा खराब है। यहाँ तो केवल जहां अल्बर्ट रह रहा है वहां केवल माँ जो है वो बच्चों को मार रही है और शनिवार को जो है वो पिता जो है या उसका पति जो है वो ड्रिंक करके आके और उस लेडी को पीट रहा है। लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है कि दो लोगों में युद्ध होता है, दो लोगों में द्वंद्व होता है और उस द्वंद्व में से एक आदमी मारा जाता है और जो मारता है उसको केवल ऑथोरिटीज वाले कह देते हैं आज के बाद तुम किसी लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। तो उसे एक तो इस बात का दुख है कि आज के बाद मैं किसी लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, एक इस बात का दुख है कि यार मैंने उसको जान से मार दिया, कोई बात नहीं, वो तो ठीक है, होता रहता है, लेकिन मेरे चेहरे पे एक भी घाव का निशान नहीं लगा जिसे मैं आजीवन अपने चेहरे पर एक सम्मान की निशानी के तौर पर रख सकता था। यानी कि वो किसी को मार देना या युद्ध में शामिल होना या किसी से क्रूरता करने को गलत नहीं मानता, सम्मान की निशानी मानता है। एक्सक्लेम्ड अल्बर्ट, मतलब घृणा का भाव दर्शाते हुए अल्बर्ट कहता है, एंड दीज आर द स्टूडेंट, और ये जिनकी तुम बात कर रहे हो ये स्टूडेंट्स हैं। अरे भगवान, ऐसे स्टूडेंट होते हैं क्या? वेल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी। यूरी ने कहा तुम भी एक दिन स्टूडेंट बनोगे। आई डाउट इट, मुझे इसका शक है, मुझे इस बात पे शंका है कि मैं कभी स्टूडेंट बनूंगा। सेड अल्बर्ट ग्लूमली, उदासी के साथ अल्बर्ट ये बात कहता है, आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम फॉर द स्कूल डिप्लोमा। मुझे लगता है कि मैं शायद कभी भी स्कूल डिप्लोमा का जो एग्जाम है वो कभी भी पास नहीं कर पाऊंगा। ही टोल्ड हिज कजन एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिक, और यही बात उसने एल्सा जो कि उसकी कजन है उसे भी कहा था जब अगली बार वो म्यूनिक उससे मिलने आई थी।
नॉर्मली सामान्यतः शी लिव्ड इन बर्लिन, वह बर्लिन में रहती है, वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस, जहां उसके पिता का एक बिजनेस है। तो यहाँ पे यूरी जो है वो तो फ्रेंड है और एल्सा जो है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन की कजन है, जो सामान्यतः कहाँ रहती है, बर्लिन में। बर्लिन में क्यों रहती है, क्योंकि वहां पर एल्सा के फादर का, पिता का बिजनेस है, व्यापार है। और वो जब ये सारी बात यूरी और उनके बीच में हुई ना, उसके अगले हफ्ते जब अल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलने वो गई तो उसे भी उसने ये बात कही कि शायद मैं डिप्लोमा का एग्जाम पास नहीं कर पाऊंगा, स्कूल एग्जाम पास नहीं कर पाऊंगा। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम, मुझे लगता है कि तुम काफी अच्छे से, आराम से तुम पढ़ाई कर सकते हो एग्जाम पास करने के लिए, इफ यू ट्राइड, अगर तुम कोशिश करते तो। शी सेड, उसने कहा, आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर हु गेट थ्रू, मैं बहुत सारे ऐसे लड़कों को जानती हूं जो कि तुमसे कहीं ज्यादा बेवकूफ हैं या मूर्ख हैं, स्टूपिड हैं, जो कि तुमसे कहीं ज्यादा स्टूपिड हैं, हु गेट थ्रू, जो कि इस एग्जाम में सफल हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, एल्सा जो है वो कोशिश कर रही है अपने भाई को मोटिवेट करने की। क्यों कह रही है कि मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि शुरू से अल्बर्ट आइंस्टाइन को हम देख रहे हैं, जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ है, हर चीज को लेकर निराशा का भाव। स्कूल का एटमॉस्फेयर बेकार, हेटफुल। हिस्ट्री का टीचर के साथ हुआ अकाउंट बेकार, मूड ऑफ करने वाला। रहने की जगह आसपास हिंसा होती रहती है, माँ बच्चों को, पति पत्नी को पीटते रहते हैं, वायलेंस। तो यहाँ पर पूरा निराश हो चुका है अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो एल्सा यहाँ पे क्या कर रही है, उसे फिर से मोटिवेट करने की कोशिश कर रही है, उसे बता रही है कि नहीं नहीं तुम कर सकते हो। वापस से देखते हैं, आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ, मुझे लगता है तुम उतनी पढ़ाई तो कर सकते हो कि तुम आराम से एग्जाम पास कर दोगे अल्बर्ट, अगर तुम कोशिश करते तो। उसने कहा कि मैं बहुत सारे लड़कों को जानती हूं जो तुमसे भी ज्यादा बेवकूफ हैं और वो भी इस एग्जाम में पास हो गए। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, you don't have to understand what you are taught, just be able to repeat it in the exam। वे कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ आता है समझ में तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक, तुम्हें कोई चीज की जानकारी है तो ठीक, नहीं है जानकारी तो भी ठीक, तुम्हें बस क्या करना है, जस्ट बी एबल, बस इतना कर लो, रिपीट इट इन एग्जाम। जो कुछ तुमने पढ़ा है उसे याद करो और जाके एग्जाम में लिख दो, बस इतना करना है, रट्टू तोता बन जाओ। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन अगर रट्टू तोता होते तो शायद हमें इतना महान वैज्ञानिक मिलता नहीं। उनके साथ यही समस्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में ये समस्या आती है कि सर जो चीजें याद करने की है, रटने की है, वो हमसे नहीं होता। लेकिन जहां कॉन्सेप्ट है जिसे हमें समझना है और समझ करके अपने अकॉर्डिंग उसे अप्लाई करना है, जैसे मैथमेटिक्स में होता है, इंग्लिश ग्रामर में होता है, रटने की ज़्यादा चीज़ें नहीं है। वहाँ पर आपको चीज़ों का कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझ करके आपको उसके अकॉर्डिंग, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करना है। तो यही अल्बर्ट आइंस्टाइन को समझा रही है कि तुम्हें कुछ जानने की, समझने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ तुमने पढ़ा है, जो कुछ तुमने खाया है साल भर, लास्ट दिन जाकर के उसकी कॉपी पे उल्टी कर दो यानी कि जो कुछ पढ़ा है उसे वैसा का वैसा निकाल करके वापस रख देना, तो उससे भी तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। दैट्स द होल ट्रबल सेड अल्बर्ट, और यही सारी मुसीबत है। अल्बर्ट ने कहा, आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट, मुझे चीजें याद करने में मैं उतना अच्छा नहीं हूं, मैं चीजों को याद नहीं कर सकता, रट नहीं सकता, मैं रटने में अच्छा नहीं हूं। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट ऑल एट इट, तुम्हें इसमें भी अच्छा होने की आवश्यकता नहीं है। एनीवन कैन लर्न लाइक अ पैरट, कोई भी एक तोते की तरह चीजों को रट सकता है। यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम बस कोशिश ही नहीं करते हो। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के साथ। मैंने अभी कहा ना कि आप कभी किसी टीचर को या अपने से किसी बड़े को कभी कहने की कोशिश करो कि मुझे याद नहीं होता, मैं बहुत सारी चीजें याद करने की कोशिश करता हूं, मुझे याद नहीं होता। उनमें से कोई इस बात को स्वीकार ही नहीं करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि याद ही नहीं होता, याद ही नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तुम देखो, बैठो, कोशिश करो, याद हो जाएगा। तुम कोशिश तो करो, तुम बैठोगे, याद करोगे तो याद हो जाएगा। मैं बैठ गया, मैंने कोशिश कर ली, अभी भी नहीं हुआ, नहीं, तुमने ढंग से कोशिश नहीं की। अच्छे से ध्यान लगा के कोशिश करो, तब तुम्हें याद हो जाएगा। तो ये एक ऐसा सच है कई स्टूडेंट्स का
जो टीचर्स के द्वारा या कई बार पेरेंट्स के द्वारा या हमारे एल्डर्स के द्वारा, हमारे गाइड्स के द्वारा स्वीकार नहीं होता, वो मानने को तैयार नहीं होते कि याद, ऐसा भी हो सकता है कि हाँ नहीं होता याद लेकिन यहाँ अल्बर्ट जो है वो यही बता रहा है कि यही तो प्रॉब्लम है भैया, याद नहीं होता है। तो उसकी बहन फिर से उसे कह रही है कि ऐसा तुम्हें उसमें भी अच्छा होने की जरूरत नहीं है, कोई भी इंसान जो है एक तोते की तरह याद कर सकता है, यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम बस कोशिश ही नहीं करते। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विथ अ बुक अंडर योर आर्म। और उसने कहा कि जबकि मैं तुम्हें हमेशा देखती हूँ तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे हाथ के नीचे हमेशा एक किताब रहती है। एडिड, आगे बात को जोड़ते हुए कहा एस्ला ने, व्हाट इज द वन यू आर रीडिंग, ये कौन सी बुक है जो तुम हमेशा पढ़ते रहते हो, मतलब ये बुक हमेशा मैंने तुम्हारे पास देखी है, कौन सी किताब है जो हमेशा पढ़ते रहते हो? अ बुक ऑन जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब होता है भूविज्ञान। देखो ज्योग्राफी अलग चीज होती है, जियोलॉजी अलग चीज होती है, तो यहाँ जियोलॉजी की बुक के बारे में, ठीक है। तो भूविज्ञान की एक किताब है जिसके बारे में जो आप पूछ रही है ना बहन एस्ला कि कौन सी किताब है जो हाथ में रहती है हमेशा, तो उसने बता दिया कि बुक ऑन जियोलॉजी, जियोलॉजी के संदर्भ में किताब है। जियोलॉजी भूगर्भ विज्ञान, रॉक्स चट्टाने एंड थिंग्स, मतलब जिसमें चट्टाने और ये सारी चीजें होती हैं। डू यू लर्न इट दैट, क्या तुम्हें वो याद है? नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, नहीं मुझे याद नहीं है क्योंकि मुश्किल से ही कोई विज्ञान जो है हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है। देन वाई आर यू स्टडिंग इट, तो फिर तुम इसे क्यों पढ़ रहे हो? बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मुझे ये पसंद है। इजंट दैट अ गुड इनफ रीजन, क्या इतना कारण काफी नहीं है कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि मुझे पसंद है इसलिए पढ़ रहा हूँ, क्या इतना कारण काफी नहीं है? अब देख रहे हो अब ये कन्वर्सेशन किस तरफ जा रही है कि जो स्कूल की किताबें हैं वो तो तेरे से पढ़ी नहीं जा रही, वो तो तू याद कर नहीं रहा, अलग से तू कोई जियोलॉजी की यानी कि भूगर्भ विज्ञान की किताब लेकर के घूम रहा है और उसे पढ़ने में लगा हुआ है। तेरा खुद का सिलेबस क्या कम है क्या पढ़ने के लिए? तो ये उस डायरेक्शन में जा रही है कन्वर्सेशन। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो हमारे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं। फिर देन व्हाई आर यू स्टडिंग इट, तुम इसे क्यों पढ़ रहे हो? बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मुझे एक पसंद है। इजंट दैट अ गुड रीजन इनफ, क्या ये पर्याप्त कारण नहीं है कि भाई मैं इसे क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि मुझे पसंद है। एल्सा साइड, एल्सा ने आ भरी, यू आर राइट ऑफ कोर्स अल्बर्ट, तुम सही हो, निसंदेह तुम सही हो अल्बर्ट। शी साइड, उसने कहा, बट इट वोंट हेल्प विथ योर डिप्लोमा, लेकिन इसे पढ़ने से डिप्लोमा पास करने के लिए तुम्हें कोई मदद नहीं मिलने वाली, क्योंकि इसमें से तो कुछ पूछेंगे नहीं एग्जामिनर, क्योंकि तुम्हारी स्कूल की बुक तो है नहीं, तो इससे तुम्हें डिप्लोमा पास करने में कोई सहायता, कोई मदद नहीं मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कंफर्ट वॉज म्यूजिक, साइंस की किताबों के अलावा एकमात्र चीज जो उसे कंफर्ट या आराम देती थी वो था म्यूजिक। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली, और उसका जो वायलिन होता था, सितार होता था, वो उसे रेगुलरली बजाता था। Until his landlady asked him to stop, जब तक कि उसकी मकान मालकिन जो है उसे रुकने के लिए नहीं कह देती, मतलब वो बजाता रहता आराम से अपने कंफर्ट के अंदर। मकान मालकिन आवाज देती नीचे से, भाई बंद कर दे अब बहुत देर हो गई, तो तब वो जाकर के उसे बजाना बंद करता। That wailing gets on my nerves, ये चीखना चिल्लाना, यानी कि वो लैंडलेडी क्या कहती, ये चीखना चिल्लाना जो है ये मेरे नर्व्स पे चढ़ता है, यानी मेरे दिमाग में चढ़ जाता है और मैं परेशान होती हूँ इससे। शी सैड, उसने कहा, देयर्स इनफ नॉइज इन दिस हाउस, इस घर में पहले ही बहुत शोर शराबा है। विथ ऑल द किड्स हाउलिंग, ये सारे छोटे बच्चे जो चीखते चिल्लाते रहते हैं, तुम ये अपना वायलिन बजा करके और शोर शराबा मत करो। तो इस तरीके से वो व्यवहार करती है। अल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज शी हु मेड देम हाउल, बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग। तो जब भी वो उसको चिल्ला करके कहती थी कि अरे भाई बंद कर दो तुम्हारा वायलिन बजाना, नीचे बच्चों का बहुत ज्यादा शोर है, तो अल्बर्ट के मन में बहुत ज्यादा एक कहते ना उत्साहित हो जाता था वो कहने के लिए। टेम्प्टेड यानी कि वो कहने की कोशिश करता था, टू पॉइंट आउट, ये बताने की, दैट मोस्ट ऑफ द टाइम, के अधिकांश समय, इट वॉज शी, ये मकान मालकिन खुद ही है, Who made them howl, जो उनको चीखने चिल्लाने पर मजबूर करती है। अब छोटा बच्चा है अपना खेल रहा है, जाकर के उसमें दो चपेड़ लगा दी तो वो चिल्लाएगा ही ना फिर तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, अल्बर्ट कह रहा है, बोले मेरा मन तो हो गया था कहने का कि भाई ऐसा नहीं है कि बच्चे चिल्लाते हैं, आप ही हो जो उनको चीखने चिल्लाने पर मजबूर करते हो। शी हु मेड देम हाउल, वही है जो उन्हें चीखने चिल्लाने पर मजबूर करती है या उनसे चिखवाती चिल्लाती है। बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग, लेकिन उसे लगा कि
ज़्यादा बेहतर ये होगा कि मैं कुछ भी ना बोलूँ, चुप ही रहूँ। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर ही टोल्ड यूरी, मुझे यहाँ से निकलना होगा, उसने यूरी से कहा। अब यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही एल्सा की, यहाँ पे यूरी की बात हो रही है। आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिक, 6 महीने अकेले रहने के बाद म्यूनिक में, इट इज एब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, ये बहुत ही बुरी बात है या ये बहुत ही निंदनीय है कि मैं इसी तरीके से अपने जीवन में आगे जीवन जीता रहूं। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी, क्योंकि अंत में जाकर यही निर्णय निकलने वाला है कि मैं अपने पिता का पैसा बर्बाद कर रहा हूँ, एंड एवरी वंस टाइम, और सभी का समय भी खराब कर रहा हूँ। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ आई स्टॉप नाउ, अच्छा होगा कि मैं अभी रुक जाऊं। यानी कि अब वो वापस अभी निराशा के भाव में ही चल रहा है। उसे लगता है कि यार 6 महीने हो गए यहाँ पढ़े पढ़े, कुछ भी नहीं हो रहा, ना कुछ पढ़ने में आ रहा है, ना कुछ समझने में आ रहा है। जैसा एल्सा ने समझाया कि भाई रट लो, कर लो, वो भी नहीं हो रहा। इससे बढ़िया है कि मैं वापस चला जाऊं। यहाँ 6 महीने से पढ़े पढ़े मैं अपने पिताजी का केवल पैसा ही बर्बाद कर रहा हूँ, उनका सभी का टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। यही बेहतर होगा कि मैं अब यहाँ पर रुक जाता हूँ या इसे और ज़्यादा आगे परस्यू नहीं करता हूँ। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी ने कहा कि अच्छा उसके बाद तुम क्या करोगे। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। इफ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक, अगर मैं मिलान जहाँ उसके फादर रहते हैं अपने खुद के घर जाता हूँ अपने पिता के पास, तो वो मुझे वापस भेज देंगे। अनलेस, या फिर हिज आई ग्लीम्ड विद अ सडन आइडिया, उसकी आंखें चमक उठी, अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में। यूरी डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स, क्या तुम कोई फ्रेंडली डॉक्टर्स को जानते हो, ऐसे किसी डॉक्टर को जानते हो जो बहुत ही, जिसका स्वभाव जो है मित्रतापूर्ण हो, कि आसानी से उससे बात हो, उससे दोस्ती हो जाए। क्या तुम्हारी नज़र में ऐसा कोई डॉक्टर है? आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, मैं बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ। एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, और उनमें से कुछ जो है वो काफ़ी मित्रतापूर्ण स्वभाव के हैं। सेड यूरी, यूरी ने कहा। डॉक्टर, नो आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन। वाई? डॉक्टर, नहीं, मेरे पास कभी भी इतना पैसा नहीं था कि मैं एक डॉक्टर के पास जा सकूं। वाई? क्यों, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? सपोज, मान लो, एक बार कल्पना करो। सेड अल्बर्ट, अल्बर्ट कहता है दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, कि अचानक से अगर मुझे नर्वस ब्रेकडाउन होता है, यानी कि एक तरह से आप ये मान लीजिए कि स्नायु तंत्र जो है उसमें खराबी हो जाती है, घबराहट हो जाती है, सोचने समझने की ताकत खो देना, एकदम अपने हाथ पैरों को नहीं चला पाना, उसको हम कहते हैं नर्वस ब्रेकडाउन। नर्वस ब्रेकडाउन एक मेंटल स्टेटस होता है जिसमें व्यक्ति अपना पूरी तरीके से होशो हवास खो बैठता है, बेहोश हो जाता है कई बार, और कुछ भी करने में समर्थ नहीं रहता। सपोज अ डॉक्टर वुड से इट्स बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट। मान लीजिए कि कोई डॉक्टर ये कहता है कि मेरे लिए बहुत ही बुरी बात है अगर मैं स्कूल जाता हूं तो, एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, और अभी मुझे तत्काल स्कूल से निकलवा लेना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है अपनी उम्र के हिसाब से आइडियाज निकाल रहा है ना। इंग्लिश में इसके लिए कहावत आती है कि अ डॉग एट माई होमवर्क, है ना। जैसे कि हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर जब किसी बच्चे का होमवर्क पूरा नहीं होता ना, तो वो ऐसे बहाने लगाता है ना कि कोई मर गया, किसी की डेथ हो गई, कभी नाना, कभी नानी, कभी पड़ोसी के नाना, किसी ना किसी को मारता रहता है। वैसा ही अल्बर्ट यहाँ पे आइडिया लगा रहा है। मान लो कोई अपना डॉक्टर हो, दोस्त हो, अपन जाके डॉक्टर को बोले कि डॉक्टर साहब ऐसी बात है, स्कूल से निकलना है। आप कह दोगे साहब इसका तो सीरियस नर्वस ब्रेकडाउन हो गया स्कूल जाने की वजह से, इसको तुरंत स्कूल से निकलवा लो, नहीं तो आपके बच्चे को कुछ भी हो सकता है। तो ये उस तरह का आइडिया लगा रहा है कि कोई डॉक्टर ऐसा कह दे उसके लिए। आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी। यूरी ने कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई डॉक्टर कभी ये कहेगा। I must try, said Albert, to find a doctor who specialize in nervous. तो मैं अल्बर्ट ने कहा कि नहीं, मैं तो इस चीज को ट्राई करूंगा, मैं ढूंढूंगा एक ऐसे डॉक्टर को जो स्पेशलाइज हो इस नर्वस के अंदर, यानी नर्वस सिस्टम के बारे में या नर्व्स के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से जानता हो, मेंटल इलनेस को बहुत अच्छी तरीके से जानता हो। देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। यूरी टोल्ड हिम, यूरी ने कहा। ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, वो एक क्षण के लिए हिचकिचाया, एंड देन एडेड, और उसके बाद उसने अपनी बात में आगे जोड़ा, रेदर रिलक्टेंटली, बहुत ही तसल्ली से, शांतिपूर्ण तरीके से, आई विल आस्क समवन ऑफ द स्टूडेंट्स, जो भी मेरे मेडिकल स्टूडेंट्स वाले फ्रेंड हैं
उनमें से मैं किसी से पूछता हूँ। इफ दे नो वन, अगर उनमें से कोई अगर ऐसे डॉक्टर को जानता है, इफ यू लाइक, अगर तुम कहो तो, अगर तुम्हें पसंद हो, तो मैं जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछ लेता हूँ, अगर वो ऐसे किसी डॉक्टर को जानते हो तो मैं उनके बारे में पता करके तुम्हें बता देता हूँ। विल यू, क्या तुम ऐसा करोगे? ओ थैंक यू, अरे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद यूरी। अल्बर्ट आइज वर शाइनिंग, और अल्बर्ट की आंखें चमक उठी इस विचार से कि मैं एक डॉक्टर के पास जाऊंगा, जाकर के उसे कहूंगा भैया बहुत सीरियस नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, इसको तुरंत स्कूल से निकाल लो, नहीं तो ये कुछ भी हो सकता है इसको, और ऐसा करने से मुझे इस स्कूल से छुटकारा मिल जाएगा। वेट अ मोमेंट, एक मिनट रुको। आई हैवंट फाउंड वन यट, मुझे अभी तक ऐसा कोई डॉक्टर नहीं मिला। ओ अच्छा, बट यू विल, लेकिन तुम्हें मिल जाएगा। अभी दोनों आपस में बात कर रहे हैं। एंड इफ आई डू, आई डोंट नो इफ he'll be willing to help you, अगर मुझे मिल भी गया, यूरी कह रहा है कि अगर मान लो इफ आई डू, अगर मुझे मिल भी जाता है अगर कोई डॉक्टर, आई डोंट नो, तो मुझे नहीं पता, इफ he'll be willing to help you, क्या वो तुम्हारी मदद करना चाहेगा। भाई तुमने एक डॉक्टर ढूंढ लिया, ठीक है, तो अच्छी बात है, डॉक्टर तो कोई भी ढूंढ लेगा, मेडिकल स्टूडेंट से क्या पूछना, आप बाहर जाके पूछोगे तो भी पता चल जाएगा। लेकिन क्या वो इस स्थिति में हमारी मदद करेगा या तुम्हारी मदद करेगा, ये तो हमें नहीं पता। ही विल डिक्लेयर्ड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा नहीं वो करेगा मदद करेगा, टेंशन मत लो। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन टू मेक इट ईजियर फॉर हिम, क्योंकि मुझे एक वास्तविक नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है ताकि ये उस डॉक्टर के लिए ईजी हो जाए। ही लाफ्ड मैरीली, और वो बहुत ही खुशी से, प्रशंसा से, ये सोचते हुए हंसता है, नहीं तुम टेंशन मतलब, मैं उसके सामने जाके ऐसा ड्रामा करूंगा कि सीरियस नर्वस ब्रेकडाउन हो गया तो उसके लिए आसान होगा ये सब करना, डॉक्टर कर देगा, ऐसा टेंशन मत लो। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, मैंने तुम्हें कभी भी इससे कम नर्वस नहीं देखा, यानी कि अभी तुम बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही एक ईजी गोइंग इंसान लग रहे हो। रिमार्क्ड यूरी ने इस बात को टिप्पणी सहित कहा कि मतलब अभी जिस तरीके से तुम बात कर रहे हो ना खुशी से, वरना आज तक जितनी बार भी बात हुई है तुम्हारे से बात करके मनुष्यत का ही एहसास होता है, हमेशा रोना रीखना, स्कूल में ये हो गया, पड़ोसी ऐसे, रहने की जगह ऐसे, हमेशा डिप्रेशन में रहते हो, अभी तुम थोड़े से ठीक लग रहे हो। अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, 1 या 2 दिन अगर स्कूल जाओगे तो तुम ठीक से हो जाओगे। एल्बर्ट अश्योर्ड हिम, एल्बर्ट ने उसे विश्वास दिलाया। Certainly he had lost his high spirits when Yuri saw him next. निश्चित तौर पर उसकी जो हाई स्पिरिट जो थी, उमंग और जोश था, ये पूरी तरीके से गायब हो गया था जब अगली बार यूरी उससे मिला। I can't stand it any longer, he said, उसने कहा कि मैं अब इस चीज को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। Stand it का मतलब होता है किसी चीज पर टिके रहना या बर्दाश्त करना, तो मैं इसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। I really shall have a nervous breakdown that will testify any doctor, मुझे सच में एक नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा जिससे कि कोई भी डॉक्टर जो है संतुष्ट हो सके और सेटिस्फाई हो सके मुझे स्कूल से छुड़ाने के लिए। कीप इट अप देन, सेड यूरी ने कहा कि ठीक है फिर लगे रहो। तो पहले स्कूल नहीं जा रहा था, फिर स्कूल जाने लग गया, तो बोले कि मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे कभी भी ब्रेकडाउन हो जाएगा। आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर ढूंढ लिया है। यू हैव, अच्छा तुमने ढूंढ लिया। अल्बर्ट फेस लिट अप, और अल्बर्ट का फेस जो है चमक उठा। ओ गुड, अरे बहुत अच्छा। व्हेन कैन आई सी हिम, मैं उससे कब मिल सकता हूँ, यानी कि ये पूरा भी उस ड्रामे में ही चल रहा है। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो, मैंने एक अपॉइंटमेंट लिया है, यानी कि मिलने का पहले से ही समय तय कर लिया है तुम्हारे लिए, कल का समय है, कल शाम का, टुमारो इवनिंग। यूरी सेड, यूरी ने कहा। हियर्स द एड्रेस, और ये लो एड्रेस जहां जाकर तुम्हें उससे मिलना है। He handed Albert a piece of paper, और उसने अल्बर्ट को एक कागज का टुकड़ा दिया। डॉक्टर अर्नस्टेट वेल, और उस पर किसका नाम लिखा हुआ था? डॉक्टर अर्नस्टेट वेल का नाम लिखा हुआ था। He is a specialist in nervous troubles, वो नसों संबंधी, नर्व्स संबंधी जो है उन समस्याओं के बहुत ही स्पेशलिस्ट थे, विशेषज्ञ थे। आस्क्ड अल्बर्ट ने पूछा कि क्या ये नर्वस ट्रबल्स में बहुत ज्यादा एक कोई महान व्यक्ति है क्या? ये है डॉक्टर अर्नस्ट वेल। नॉट एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं है, यूरी एडमिटेड, यूरी ने स्वीकार करते हुए कहा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर, वो केवल एक क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, लेकिन नर्वस सिस्टम के अंदर या नर्व्स के विषय में स्पेशलिस्ट तो नहीं है। अ डॉक्टर लास्ट वीक, वो भी पिछले हफ्ते ही डॉक्टर बने हैं। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, और ऐसा भी हो सकता है कि तुम उनके
पहले ही पेशेंट हो, यानी कि तुम पहली ही मरीज हो उनके जो उन्हें दिखाने जा रहे हो, अभी अभी पिछले हफ्ते ही डॉक्टर बने हैं, तो वैसा बताता है। यू न्यू हिम एज ए स्टूडेंट देन, तब तो तुम उन्हें एक स्टूडेंट के तौर पे जानते होंगे यूरी। आई हैव नोन अर्नेस्ट फॉर ईयर्स, मैं अर्नेस्ट जो है उन्हें कई सालों से जानता हूँ। यूरी हेजिटेटेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, यूरी जो है उसने कुछ क्षणों तक हिचकिचाते हुए कहा, ही इज नॉट अ फूल ही वांट अल्बर्ट, वह कोई बेवकूफ व्यक्ति नहीं है। उसने चेतावनी देते हुए अल्बर्ट को कहा कि तुम ऐसा मत सोचो कि भी पिछले हफ्ते ही डॉक्टर बने हैं तो वो कोई ऐसे ही बेवकूफ व्यक्ति हैं, ऐसा मत सोचो। चेतावनी देते हुए अल्बर्ट को कहा, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है, मतलब मैं उन्हें बेवकूफ ना समझूं, तुम क्या कहना चाहते हो, क्या मतलब है तुम्हारा इससे, तो क्या मतलब है? चलिए गाइस, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। आई होप अभी तक का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। आगे इस चैप्टर में और क्या होता है, इस स्टोरी के अंदर आगे और क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, उसे हम आगे देखने वाले हैं कि कैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उन डॉक्टर से मिलेंगे, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह की चीज़ें होंगी, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप चैप्टर या लेसन स्टोरी जो है उसका आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कहाँ पे किस तरीके का सेंस बन रहा है और किस तरीके से डिप्रेशन से अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो गुजर रहे हैं और किस तरीके से यूरी उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, उनकी कज़न भी आई थी उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है। आप लोगों ने कभी अगर अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में एज ए स्टूडेंट कभी इस तरह का महसूस किया हो स्कूल के अंदर या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर कि यार ये सब्जेक्ट जब पढ़ाई होता है तो हमारी हालत भी अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह हो जाती है, अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो किस क्लास में या किन कारणों से ऐसा महसूस किया हमारे साथ शेयर कीजिए, उससे हमें भी काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू विद द नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, सी यू सून।